भाग 6 में आपका स्वागत है। अध्याय 6 युद्ध नहीं वीना। वर्ष 1650 से 1680 ईस्वी। मधुर ने 90,000 किलोमीटर का आंकड़ा पार कर लिया था, लेकिन अब उसके पैरों के नीचे की जमीन बदल चुकी थी। भारतीय उपमहाद्वीप की जानी पहचानी नरम रेत पीछे छूट गई थी और उसने बलूचिस्तान के पथरीले और कठोर भूभाग में प्रवेश कर लिया था। यहाँ का भूगोल क्रूर था, लेकिन एक अलग तरीके से नरम। सुनहरी रेत की जगह अब नुकीले बर्फीले पत्थर थे। ये चट्टानें चुप थीं, ये हवा की भाषा नहीं बोलती थी। नियम बदल चुके थे। रातें इतनी सर्द होती थीं कि मशक का अमृत भी शरीर को बाहरी ठंड से पूरी तरह बचा नहीं पाता था। मधुर को अपने ज्ञान को नए सिरे से ढालना पड़ा। वह अब पत्थरों के बीच दबी हुई नमी की हल्की गंध पर भरोसा करता था और पहाड़ों पर पानी के बहाव के निशान देखकर जीवन के संकेत खोजता था। इन 3 वर्षों में मधुर ने अपनी यात्रा में एक नया आयाम जोड़ा। यह अब केवल ज्ञान की खोज नहीं थी, बल्कि अस्तित्व की एक मौन लड़ाई थी। 1660 ईस्वी के आसपास जैसे जैसे मधुर मध्य एशिया की ओर बढ़ा, उसका सामना प्रकृति से कम और इंसानों से ज्यादा होने लगा। एक संकरी वीरान घाटी में उसे अचानक घुड़सवार लुटेरों के एक दल ने घेर लिया। उनकी तलवारें हवा में थीं और उनकी आंखों में केवल लूट की भूख थी। उन्होंने उसकी मशक और वीणा की ओर इशारा किया। मधुर जानता था कि मशक का अमृत उसे अमर बना सकता है, पर तलवार की गति को नहीं रोक सकता। उसने धीरे से अपने शरीर को शांत किया और रेत पर बैठ गया। तलवारों के साए में उसने अपनी वीणा उठाई। डरे हुए होने के बावजूद उसने अपने जीवन की सबसे गहन और मार्मिक धुन छेड़ी। एक ऐसी धुन जिसमें उसके गांव की विदाई, मशक का रहस्य और रेगिस्तान का सारा दर्द भरा था। लुटेरे रुक गए, उनकी तलवारें हवा में ही ठहर गईं और उनके कठोर चेहरों पर क्रोध के बजाय आश्चर्य और विस्मय का भाव आ गया। वीणा की धुन ने उनकी क्रूरता को कुछ पलों के लिए शांत कर दिया। उनका सरदार, एक विशालकाय आदमी, चुपचाप अपनी तलवार नीचे रख देता है। उसने मधुर को भोजन दिया और सम्मानपूर्वक आगे जाने का रास्ता दिया। मधुर ने समझा, वीणा मशक के अमृत की तरह है, एक शक्ति थी जो पत्थर दिल इंसानों को भी रोक सकती थी। कठोर यात्रा के अंत में मधुर उस भव्य दृश्य पर पहुंचा जिसकी उसने केवल कल्पना की थी। विशाल चौड़ी सिंधु नदी। यह नदी भारतीय उपमहाद्वीप की अंतिम भावनात्मक सीमा थी। उसने नदी के किनारे बैठकर अपनी मातृभूमि को अंतिम विदाई दी। एक मछुआरे की मदद से उसने नदी को पार किया। जैसे ही उसके कदम दूसरी तरफ की अनजानी विदेशी जमीन पर पड़े, मधुर ने महसूस किया कि उसने केवल एक नदी नहीं, बल्कि एक युग को पार किया है। वह अब मध्य एशिया और एक नई रहस्यमय यात्रा में प्रवेश कर चुका था। अध्याय 7 में हम देखेंगे कि सिंधु नदी पार करने के बाद मधुर के सामने थे फारस ईरान के विशाल रेगिस्तान। मधुर ईरान के दश्ते लुत नमक का रेगिस्तान में कैसे खो जाएगा? वह कौन सा प्राचीन शहर होगा जहां मधुर पहली बार 19वीं सदी की आधुनिकता की झलक देखेगा? और कैसे उसकी यात्रा दुनिया के सबसे निर्जन रेगिस्तान रब अल खाली की ओर बढ़ेगी?